बढ़िया। मैं सुमित शर्मा सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। फ्रेंड्स, मैं अब जो वीडियो है वो किस लिए लेके आया हूँ, पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूँ स्टैट्स एंड मैथ्स का। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, इसीलिए मैं भी बहुत मोटिवेट हूँ आपसे। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। देखो स्टैट्स का पेपर है तो डेफिनेट सॉल्यूशन में तो टाइम लगता है और कुछ डाउट्स भी होते हैं यार। तो मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो ये आंसर की जो है ये मैंने अपने आप खुद सॉल्यूशन करके बनाई है फ्रेंड्स। जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको कट ऑफ बताई थी, कट ऑफ भी मैं आप यहाँ पे एनालाइज करने वाला हूँ। तो बने रहो पूरे वीडियो में मेरे साथ और मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑप्शन भी बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शन में वेरी था। सेट एक ही है बट ऑप्शन वेरी कर रहे थे, आपको याद होगा। तो वो जो वेरिएशन है वो ख़त्म करेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि एक भाई की थी इच्छा कि सर आपने केवल ऑप्शन बोल दिए थे, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मुझे भी बाद में ध्यान आया कि हाँ ऑप्शन जो है वो वेरी कर रहे हैं, उन्हीं में जम्बलिंग हुई थी, सेट नहीं है। तो अभी जो जितने भी मैं आंसर देने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, केवल ऑप्शन का नंबर भी बता दूंगा और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। फ्रेंड आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम एन फॉर विच आर इज इक्वल टू 0.80, समीशन एक्स वाई इज टू 100, समीशन वाई इज इक्वल टू 5, समीशन एक्स स्क्वायर इज 100। और इसमें आपको एन नंबर्स निकालने थे, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो मेरे हिसाब से तो सी था, लेकिन इसका आंसर आप लगा लीजिए 25। मतलब मैं कहूँगा कि जहाँ पर एन नंबर निकालना है वहाँ पर जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 13 का वो 25 है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो आंसर आ रहा था हमारा, जो आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 1.25 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा, यहाँ 13 था 1.25। क्वेश्चन नंबर 15 जो था फिशर इंडेक्स वाला, फ्री फ्रॉम बिजनेस, यह आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबको पता होगा, सबने सॉल्व कर लिया होगा, बाउले वाला है, याद होगा आपको। बाउले J इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेना। फैक्ट है कि 64.97 होगा इसका आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 याद होगा आपको, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन था 12.5। तो स्टूडेंट याद है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समीशन FN अपॉन रूट n। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है आपको। ये डिमांड थी कि सर फुल स्टैट्स मैथ्स का आंसर की जल्दी से जारी कर दो। तो देखो टाइम तो लगता ही है, तो ये मैंने पूरी मेहनत आपके लिए की है स्टूडेंट। और थैंक यू उन बच्चों को जिन्होंने इस पिछली वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है यार। मैं मानता हूँ 20-25 सब्सक्राइब बढ़ गए हैं, तो मैं उन्हीं के लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। उन्हीं से मोटिवेशन मिला था, कम से कम उन्होंने मेरी बात तो सुन ली। तो हम 17 पे जाते हैं। तो 17 का जो आंसर था वो 3.95 आ रहा है। उसके बाद हम 18 पर आते हैं और 18 याद होगा आपको, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन फॉर द मीन रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज कैलकुलेट बाय। देखो ये दोनों क्वेश्चन याद होगा, मैंने वहाँ भी आपको बताया था, दोनों एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं। इसमें रिप्लेसमेंट हो रहा है और इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो जो फॉर्मूला बनता है वो सिग्मा रूट n अपॉन कैपिटल N माइनस 1, सॉरी अपॉन N माइनस 1 है। ये वाला फॉर्मूला है, लगा लो सब, देख लो आराम से। ठीक है, 19 पे चले। 19 जो था हमारा, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज 6, द पॉपुलेशन मीन इज 25, सैंपल मीन इज 23, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द 1%। और यहाँ पर जेड की वैल्यू आपको दी हुई है। तो साइज आपको निकालना है, सैंपल साइज। फॉर्मूला सीधे सीधे आपको सैंपल साइज का मिल जाएगा,
x माइनस म्यू अपॉन समथिंग कुछ होता है ऐसा, तो वो आपको कर लेना है यार, इतना डीपली नहीं जाऊंगा, मैंने सॉल्यूशन कर दिया, ये इनफ है। तो 19 का जो आंसर आ रहा है अप्रॉक्स 59.99 आता है। तो हमारे पास 59.99 यहाँ पे नहीं है, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे 60 पर, क्योंकि ये रूट एन आता है, रूट एन का होल स्क्वायर करते हैं, एन आता है आपका, सॉरी रूट एन आता है 7.7, तो इसका यदि हम होल स्क्वायर करते हैं तो अप्रॉक्स हम पहुंच जाएंगे 59 पॉइंट समथिंग के अराउंड पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो 60 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये भी मैंने खुद ने ही कैलकुलेशन करके यहाँ पे रिजल्ट ला रहा हूँ मैं, तो यदि कोई एरर लगती है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। यदि आप किसी भी भाई का सॉल्यूशन कुछ और आ रहा है तो वो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने पिछले उस लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहाँ देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पर भी सेंड कर सकते हो। मेल आईडी भी है, तो आप मेरी ऑफिशियल आईडी smcofficialwork@gmail.com पर भी डाल सकते हो। फिर आगे चलते हैं 20। फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ, ये छोटा सा डाउट था, वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपका जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी इसकी, उसमें मैंने एक डाउट छोड़ दिया था कि जो घटना वाला क्वेश्चन है इसकी प्रोबेबिलिटी सी होगी, नहीं, वो थोड़ा जल्दी में भी थे और डाउट मैंने बोल दिया था डाउटफुल है, बट डाउटफुल नहीं है, पी बी इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा। आप भी सोच सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मेरी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है, तो जब पी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो पी ए के इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ जो पी ए अपॉन बी है वो पी ए के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं 21। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो मेहनत तो कराई थी 21 ने। इसमें आपको प्रोबेबल एरर निकालनी है, तो यहाँ पर जो हमने हेल्प ली थी वो किसकी ली थी, ऐसी की, जो स्टैंडर्ड एरर होती है हमारी, जो इसका फॉर्मूला होता है। और 21 का जो आंसर था हमारा, 21 का जो आंसर है वो था हमारा 9। 21 का जो आंसर था वो 9 था, ये प्रोबेबल एरर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हम 22 पर आते हैं, 22 की बात करते हैं। 22 में बेटा आपको पता होगा, इन वेटेज एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड ऑफ द कंस्टिट्यूटिव इंडेक्स नंबर द वेट्स आर, आधार वर्ष की मात्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन द बेस ईयर है करेक्ट आंसर इसका। उसके बाद आगे चलते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 23 आपका आ जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 22 वाला इजी था। 23 में आप लगा लीजिए, जो ये मेन है वो मैं लिखता जा रहा हूँ, P01 इंटू P212 डी है हमारा इसमें करेक्ट आंसर। तो P20 इज इक्वल टू 1। ये इंडेक्स नंबर में कुछ जो टेस्ट है, सर्कुलर टेस्ट वहाँ पर है, जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं गए हैं वो एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यदि आप सबको याद होगा तो ये रैंक ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन है। तो जहाँ पर बनता है, क्या बनता है, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा ये सॉल्व कर लेना, 0.75 इसका आंसर आ जाएगा। मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। फॉर रिग्रेशन लाइन ऑफ द वाई ऑन एक्स एज पर लीस्ट स्क्वायर मेथड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल डेविएशन शुड बी मिनिमम। यदि ये एक्स ऑन वाई होता तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डेविएशन में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ पर ये y ऑन x है, देन कन्वर्ट इट इज़ वर्टिकल डेविएशन शुड बी मिनिमम। आप चेक कर सकते हैं, ये किसका मेथड होता है कोरिलेशन का, तो कोरिलेशन के मेथड में ये आता है। द सिलेक्शन ऑफ द क्रिकेट टीम फॉर द वर्ल्ड कप इज पर्पसिव सैम्पलिंग। सदस्य प्रति चयन, भाई किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर यहाँ चयन हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 27 की बात करते हैं। तो देखो 25 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 26 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ 27 इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 3x + 4। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, भैया 1 होगा, क्योंकि स्लोप इसका ढाल जो है पॉजिटिव है। एक शॉर्टकट ये है और एक दूसरा है r इज इक्वल टू √bxy इंटू byx। यदि bxy हमारा 3 है तो byx कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल और आंसर क्या हो जाना चाहिए, 1। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको, 27 का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। 28 पर जाते हैं। 28 वाला जो क्वेश्चन है, मध्यमान प्रमेय पहली बार लॉन्ग रेंज ने इस्तेमाल किया था, लॉन्ग रेंज सबको पता है। which is not property of the regression coefficient in the simple regression model, the both regression coefficient have the same algebraic sign। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्रतिगमन गुणांक जो है बीजगणितीय चिन्ह समान हो, अलग अलग हो सकते हैं।
एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो वो कहता है कि बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैव द सेम एल्जेब्रिक साइन, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। 30 की बात करते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 4.4 जो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट है, इसका आंसर जो है, स्पेशली मैं उन आंसरों को लिखवा रहा हूँ जो आंसर जो है सॉल्यूशन वाले हैं, बाकी मैं बोल देता हूँ आंसर्स को, वो आप समझ जाओगे। 30 का जो आंसर है वो है हमारा 1.69 और 0.42। उसके बाद बात करते हैं 31 की, फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द क्लस्टर सैम्पलिंग each cluster is a further sub-sampled in the resultant sampling scheme is known as। इस समष्टि को उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए यदि गुच्छ प्रतिचयन में हर एक गुच्छ में इकाइयों का चुनाव किया जाए तो उस प्रतिचयन को क्या कहते हैं, आप एक बार पढ़ लेना, इसे क्रमबद्ध प्रतिचयन भी कहते हैं। पढ़ सकते हो भाई, थोड़ा सा यदि मेरे से ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो माफ़ करना। आप खुद मुझे, मैंने कहा कि विद प्रूफ आप मुझे भेज सकते हो कि सर ये आंसर नहीं है, ये है। बाकी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन मैंने इसमें आपको करा दिए हैं, मैं साथ साथ हिंट भी देता हुआ चल रहा हूँ। तो इसका आंसर जो है, जो मैंने अपने रिसर्च किया है, वो है आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, क्योंकि गुच्छ को यहाँ पर हम इकाइयों में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे। बुक में आपको बिल्कुल डिक्टो ऐसा मिल जाएगा। 32 की बात करते हैं, 31 हो चुका है हमारा बेटा। 32 की बात करते हैं, पर इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, बी 0। विषमता का परिघात गुणांक क्या होता है, पर सामान्य वितरण के लिए 0 होता है। द्विपद बंटन में 32 का मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 होता है, 33 का यहाँ भी लिख देता हूँ कि जो p की वैल्यू होती है वो लेस देन 1/2 होती है। आप कॉपियों में देख सकते हो डाल के, द्विपद बंटन में ऋणात्मकता विषमता कब होती है, वो बता देगा आपको कि यदि p की वैल्यू जो है 0.5 से छोटी है। 34 का भी मैं बताता हूँ आपको, विच रिलेशन इज करेक्ट इन दिस 3 इंडेक्स नंबर। बेटा यहाँ जो लिखा हुआ है ना, जो मैंने लगाया है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लैस्पर सूचकांक इज ग्रेटर देन फीसर सूचकांक एंड लेस देन पासे सूचकांक, इसको मैंने इस तरह से लिया है कि बोथ आर द फीसर सूचकांक इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्प्रे एंड पासे। तो आप जानते होंगे, यदि हम ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लें कि हमारा जो b है, जो हमारा b है वो a और c का यदि गुणोत्तर माध्य होगा तो b² इज इक्वल टू AC, मतलब आप ऐसे निकालते हो। तो जो ये हम मान लें कि लैस्प्रे, ये पासे और ये हमारा फीचर है, तो बेटा आप समझ गए होंगे कि जो a की वैल्यू आती है ऐसा होगा इसमें। तो आप देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो आप लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आगे चल रहे हैं हम 35 वाले क्वेश्चन की तरफ। 35 की बात कर रहे हैं, तो हम गौर करें, ई एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल EXY, यहाँ पर जो EXY है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, माध्य बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने माध्य लिया है XY का, मैंने बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से उठाया है, ये कंसेप्ट EX इंटू EY कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे हिसाब से, जो मेरे पास पेपर उसमें D था, EX इंटू EY। 36 की बात करते हैं, circumstances when the universe is not well defined and sample unit which are also not distinct, मतलब समझ गए, उन डैश है उन परिस्थितियों में उपयोग की जाती है। कौन सी सैम्पलिंग उन परिस्थितियों में उपयोग की जाती है जब समग्र स्पष्ट रूप से परिभाषित ना हो, प्रतिचयन इकाइयां भी स्पष्ट ना हो, विस्तृत प्रतिचयन एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। उसके बाद 37 पर आ जाते हैं। 37 जो नंबर है हमारा वो है आपका 1/2 to 1, ये ऑलरेडी मैं पहली वाली वीडियो में भी करा चुका हूँ। 38 जो है हमारा वो आपको सबको पता है, ये फंक्शन हैविंग द कांस्टेंट बेस एंड द वेरिएबल एक्सपोनेंट, इस पर टाइम नहीं खर्च करूँगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। मेजर ऑफ द स्क्यूनेस बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड करता है, फर्स्ट ऑर्डर पे करता है। क्यों, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तीनों चीज़ें आती हैं, एक्स भी आता है, मीन भी आता है, बहुलक भी आता है, जेड भी आता है, तो तीनों पर डिपेंड करता है। जो सेंट्रल टेंडेंसी की मापें हैं, ओनली ऑन मेजर ऑन द सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये लगा लीजिए आप, फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखना, आप इसे लिख लेना केवल केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों पर। ओके,
तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों पर हो जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ द लास्प्रे इंडेक्स एंड द पासे इंडेक्स गिव। इसमें बेटा आपका आएगा डॉबिश व बाउले का सूचकांक। जो डॉबिश और बाउले का सूचकांक है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, 1/2 इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पेयर प्लस इंडेक्स नंबर और पाशे का फॉर्मूला दोनों का लगा देंगे और उनका हाफ कर देंगे। तो आप जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो क्या होता है, a+b/2 होता है। 41 था, इफ इवेंट a एंड b आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी दैट आइदर a और b इज। तो p a यूनियन b, बेटा ये तो बहुत बार समझा चुका हूँ, a यूनियन b इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन b। ये कब होगा, जब ये अपवर्जी घटनाएं नहीं हो। यदि अपवर्जी घटनाएं होती हैं a और b तब हम क्या करते हैं, ये 0 हो जाता, तब हमारा ये बनता। उसके बाद आगे चलते हैं। स्टूडेंट मज़ा आ रहा है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है। द पर्सन हु एनालाइज थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन अननोन प्रोबेबिलिटी एंड मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन। बेटा बहुत टाइम लगा था इस क्वेश्चन को ढूंढने में, सही बता रहा हूँ, और अभी भी मैं खुद श्योर नहीं हूँ, बट मैं ये मानता हूँ कि PS लाप्लास इसका आंसर होगा, क्योंकि P लाप्लास का एक अपना योगदान रहा है प्रोबेबिलिटी थ्योरम में। प्रोबेबिलिटी थ्योरम में एक अपना योगदान रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने तीनों ऑप्शंस को डाल के देखा है, तो जो तीनों की जो क्वेरी है, तीनों की कोई भी थ्योरी सर मैच नहीं कर रही है, बट लाप्लास को छोड़कर। इफ़ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 42 देन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल जीमेल, कमेंट बॉक्स एंड टेलीग्राम चैनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 था हमारा, द विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड एंड देयर इज द अब्सेंस ऑफ द स्क्यूनेस। तो बेटा यहाँ मध्यक या बहुलक से लिए गए विचलनों का योग शून्य नहीं होता है। बेटा क्वेश्चन को रीड कर लिया करो, जो हमसे मिस्टेक होती है ना, खासकर मैं भी बता देता हूँ, एज ए स्टूडेंट में बात करूँ तो हम बहुत जल्दबाजी करते हैं पेपर करने में, तो हम नोट को तो पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होते हैं किसके लिए प्रिपेयर होते हैं भाई, हम तैयार रहते हैं कि भैया जो क्वेश्चन है ना वो है, नहीं है तो भूल ही जाते हैं। तो वो जो चारों आइडेंटिटीज़ हैं वो सही लगती हैं, जो सही होता है वो हम गलत कर देते हैं, और जो गलत होता है ना उस पर टिक कर आते हैं, फिर घर आके देख लेते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करके आए होंगे, कमेंट बॉक्स में बताना यार कौन कौन करके आया है ऐसा। 44, जैसे मैं आपको एक ऐसा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने इसे रीड करा होगा, ना हो अपवर्जी ना हो, ये पढ़ा ही नहीं होगा, उन्होंने पढ़ा होगा अपवर्जी है, और वो डेफिनेट पता क्या लगा के आए होंगे, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहता हूँ आपसे। तो 44 की बात करें, बिफोर द क्वेश्चनर इज यूज्ड, चलो मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। प्रश्नावली को अनुसंधान कार्यों में प्रयोग करने से पूर्व एक डैश द्वारा उसकी उपयोगिता की जांच कर लेनी चाहिए। ज्ञात कुछ कमियों और दोषों के आधार पर प्रश्नावली में समुचित परिवर्तन को उसे अंतिम रूप देना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, सैंपल सर्वे, प्रतिदर्श सर्वेक्षण। नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर ओनली, बोथ जनगणना व प्रतिदर्श दोनों में निकल सकती है नॉन सैम्पलिंग एरर। 46, बेटा बहुत टाइम लिया, इजी क्वेश्चन था लेकिन टाइम लिया, और मैं बताता हूँ इसका आंसर जो है 0.95 प्लस 0.95। 47, विषमता गुणांक यार सबसे इजी है, जहाँ पे स्क्यूनेस आ जाएगी वहाँ विषमता गुणांक पूछा जा रहा है, और बाउले का ले लो चाहे किसी का भी ले लो, कर दो बस आप तो क्वेश्चन, और सॉल्व कर लोगे ना जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो ये जे वाले से काम कर जाएगा, तो इजी हो जाएगा। 0.125 आ जाएगा इसका आंसर। 48 पे जाते हैं, तो XY दो चलो में सहसंबंध गुणांक 0.28 है, बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, इसका आंसर 9.05 है, इसका आंसर 9.05 है। 49 था हमारा, ए फुटबॉल टीम के मैच जीतने की प्रायिकता वाला, इसमें 81/85 लगा लो। इफ पॉपुलेशन इज द नॉर्मल द स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डिफाइन एज। बेटा अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताऊं जिसमें फुली डाउट है। देखो जहां भी आप स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इज नॉर्मल, मतलब यहाँ पर आप बात करोगे, तो जो मुझे डाउट है या मैं कहूँ कि मुझे नहीं, मतलब इसका सॉल्यूशन का कोई अंदाज़ा नहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो एरर को मैंने तो यही पढ़ा है कि समीशन ऑफ रूट एन पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। अब मुझे कोई वजह ऐसी नहीं मिल पा रही है कि ये 2 क्यों आ रहा है, तो ये मैंने डाउटफुल छोड़ दिया है।
तो प्लीज़ इसके लिए हम वेट करेंगे जो ऑफिशियल की आएगी, और यदि हमें आपत्ति लगती है तो जो आपत्ति की के बाद जो हमें टाइम मिलता है 72 आवर का आपत्ति दर्ज कराने के लिए, वो आप करा सकते हो क्वेश्चन को लेकर। उसके बाद हम चलते हैं 51 पर। 51, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज 13.11 एंड n इज इक्वल टू 100 देन वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट मीन सॉरी, तो ये आ जाना चाहिए। इसका फॉर्मूला फिर आगे ये 2 हटा लेना भैया, है ना। तो आप निकाल लोगे यार 13.11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100, 10 आ जाएगा और डिवाइड कर दोगे तो 1.311 आ जाएगा। 52 का जो था वो मुझे लिख के ही बताना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं यार, रिग्रेशन तो तैयार करके गए थे आप, तो फिर ऐसे कैसे मिस्टेक हो रही है आपसे। अच्छा, मैं कुछ उन भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा। अब आप तो एग्ज़ाम दे चुके हो बीकॉम बीए वालों, और मैं आपको बताता हूँ बीएससी वालों को भी समझाता हूँ, है ना। बहुत बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि यार बीकॉम वाले, एक बच्चा मुझे सेंटर पे भी मिला था, मैं किसी काम से गया था तो सेंटर पे भी मुझे एक बच्चा मिला, तो ऐसी बात होने लगी, मैंने पेपर कैसा गया है, कह रहा भैया कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो बीकॉम है। मैं तो क्यों पेपर देने क्यों आए थे, तो बोला कि बस ऐसे आगे अभी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि बीकॉम वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। तो फ्रेंड, मैं आप सबको बताता हूँ एक बात कि बीकॉम वाले एलिजिबल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ा है, आपने स्टैट्स भी पढ़ा है, आपने मैथ्स पढ़ा है, आपने स्पेसिफिक स्टैट्स भी पढ़ा है, तो डेफिनेट आप भी इसमें एलिजिबल हो। यार मन हल्का मत करो बार बार ये सोच कर कि पेपर सर पे है और आप बार बार ये सोच रहे थे कि यार बीकॉम वाले एलिजिबल है, फिर पेपर देने जा रहे हो। डाउट क्लियर कर लो अपना। मैंने हमेशा बोला कि कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उस भाई को स्पेशली कहूँगा कि आप एलिजिबल हो। देखो, राज्य सरकार का जो भी डिसीजन हो, लेकिन एज पर माई नॉलेज या हम एजुकेशन की बात करें तो जहाँ पर बीकॉम वाले हैं स्टेट्स के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं। यदि बीकॉम वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे तो आईएसएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए कैसे एलिजिबल हो जाएंगे। ये एग्ज़ाम तो आईएसएस की कंपेयर में बहुत छोटा है, वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है। तो भैया जब आप बीकॉम वाले उसे दे सकते हो तो इसे क्यों नहीं दे सकते। सीधा सीधा मैं पूछता हूँ कि बहुत बच्चों का डाउट था, मैंने काफ़ी क्लासेस भी देखी हैं, वो जो मतलब क्लियर कर दीजिए ना उनके, मतलब जो बच्चों के डाउट्स हैं एक बार आप क्लियर कर दो यार, उन्हें क्लियर बोलो ना कि आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, आप समझ गए होंगे, है ना। उसमें यदि आप एलिजिबल हो बीकॉम वालों तो यार ये तो स्टेट लेवल की जॉब है, इसमें तो डेफिनेट आप क्या करोगे, बिल्कुल एलिजिबल हो, बिल्कुल योग्यता रखते हो इसकी। और बीए वालों बता दूं आपको एक बात, आपके में भी तो स्टैट्स होती है, बीए मैथ्स वालों के पास स्टैट्स होती है, और आपको बता देते हैं बीए में भी स्टैट्स आता है, चाहे वो मैथ्स वाला हो चाहे नहीं हो, नन मैथ्स में भी आपका स्टैट्स वाला पोर्शन आ जाता है। इको नहीं पढ़ते क्या, इको में स्टैट्स नहीं आती। 12th बैकग्राउंड जिसका रहा होगा, यदि कॉमर्स से रहा है तो उसने स्टैट्स नहीं पढ़ी। सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास में आपका आता है, यूपी में है, आरबीएससी में है, सब कुछ डिवाइड हो जाता है कॉमर्स में, तो वहाँ स्टैट्स आती है, और जो ये रैंक ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह सब कुछ आता है। तो भैया आप एलिजिबल हो, क्यों मन हल्का कर रहे हो अपना। मैं मानता हूँ कि एक ये फॉल्ट रह गया है शायद कि क्वेरी क्लियर नहीं हुई, फिर भी मैं आपको यही कहता हूँ कि जो बच्चा आईएएस के एग्जाम में बैठ सकता है वो यहाँ भी बैठेगा, तो बीकॉम वाले बैठेंगे, और आप खास करके मैथ्स वाले स्टूडेंट तो बैठने ही हैं। और मैथ्स आता है, मैं आपको तो बीकॉम में मैथ्स होता है, 1 ईयर होता है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल है, हमारे यहाँ यूपी के अंदर तो फैक्ट है कि आईएएस का एग्ज़ाम जो बीकॉम में 1 साल मैथ्स का होता है, स्टैट्स भी होता है। बेशक अकाउंट में फिर वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है, तो पहला तो आपको पता ही है कि पहला ईयर जो होता है वो 12 से रिलेटेड ही होता है, दूसरे ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है, वहाँ मैथ्स भी होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ अपना मन हल्का मत करो यार, बार बार ये पूछते अच्छा नहीं लगता। अब मैंने आपका डाउट दूर कर दिया है, बेफिक्र होकर टेंशन मत लो, आप पेपर कैसा करके हो भाई ये बताओ। चलो आगे चलते हैं यार, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चल रहे हैं। जो मैं बोल रहा था कि y ऑन x रिग्रेशन जो है ना, y ऑन x रिग्रेशन जो था, जो हमारा रिग्रेशन था वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनना चाहिए y माइनस y1 y बार
सब समझ गए होंगे, सब ने ऑप्शन देख लिया होगा, ये ऑप्शन देख लीजिए आप सब, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलें अब आगे। तो 53 है व्हेन डिग्रेशन लाइन passes through the origin then correlation coefficient is 0। आपका मिल जाएगा, मेरे में तो बी है करेक्ट, लेकिन आप पढ़ लो, सह संबंध गुणांक 0 होगा। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। भैया मैं बता रहा हूँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सीधे टॉपिक पर चले जाओगे ना, किसी बुक को ढूंढ लोगे तो वहाँ साफ लिखा है μ1 0 होता है, μ2 आपका मीन होता है, b1 जो होता है वो आपका 1 मीन हो जाएगा, क्योंकि वो आपका 1/μ1 होता है जब आप सॉल्यूशन करते हैं। और SD जो होता है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये B2 की वैल्यू होती है आई थिंक, तो ये 3 + 1/m जो होता है B2 होता है, यहाँ पे SD लिखा हुआ है, तो इट इज़ इनकरेक्ट, तो ये नॉट ट्रू बोल रहा है, तो हो जाएगा। देखो एज पर माई नॉलेज मैंने आपको बेस्ट देने की कोशिश करी है, बस इसी तरह से मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ और आप भी मुझसे जुड़े रहो भाई। देखो मेहनत करिए आपके लिए। जब मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा दो, मैंने वेट किया कि शायद अदर कोचिंग वाले भी अपना निकाल दें कि भाई स्टैट्स कराया है उन्होंने काफ़ी, तो मैंने सोचा कि यार वही निकाल दें। मैं तो उनके मुकाबले बहुत छोटा हूँ अभी, समझ गए होंगे आप, है ना, अभी स्टार्टिंग ही करा है मैंने। तो खैर मेरी टीचिंग को 15 ईयर हो चुके हैं, लेकिन चैनल मेरा अभी 2 साल पहले मैंने एक्टिव किया था, फिर मैं कुछ साल बीच में ब्रेक हो गया, फिर मैंने अभी 2 महीने पहले रिसेंट एक्टिव किया है। तो मैं उनके मुकाबले, एक्सपीरियंस के मुकाबले देखो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैंने वेट किया कि शायद वो ही ले आए वीडियो, बट नहीं लाए। तो आई थिंक मैंने बिल्कुल ये समझ लिया कि भैया टाइम लग रहा है सबको सॉल्यूशन में, तो कोई बात नहीं। जब बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उनके लिए मेरा भी तो कुछ बनता है, तो कोई नहीं यार, मैंने कहा नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो लेके आएंगे। तो भैया सही है, एज़ पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपके सामने ये रिजल्ट लेके आ रहा हूँ, और से आप समझ लो कि आप एक्सेप्ट कर लो भैया। बाकी जो की आएगी ना, की मिला लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो देखो क्षमा मांगता हूँ, यदि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चनों में नहीं, 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेट है। और मैं आपको बताता हूँ, राज्य सरकार ये लिखती है ना कि किसी क्वेश्चन पे आपत्ति हो तो आप कर सकते हो अप्लाई, ये कर सकते हो, समझ लो फिर आपत्ति है, फिर आपत्ति है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। अब ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में ना एक मतलब ट्रेन चल गया है कि टीचर से गलत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब जो टीचर समझदार होगा वो रोक देगा कि सर ये गलत है। जो टीचर फर्जी है, मतलब फर्जी तो नहीं कहूँगा मैं, कि थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज में, या कहें कि थोड़ा एक्सपीरियंस है, या बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो वो ये कह नहीं सकता, वो तो यार गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, यही करूँगा। लेकिन यदि एक्सपीरियंस है ना, तो वो कह देता है कि यार ये गलत है, तो वो चीज़ वो मांग रहे हैं आपसे, तो वो कह रहे हैं ना। तो प्लीज़ ये फर्जी वाला टॉपिक इधर मत वो करना कि भैया फर्जी है। फर्जी मैंने इसलिए बोला कि वो थोड़ा सा एक इंटरव्यू का जो प्रेशर होता है वो हो जाता है। चलें आगे। इफ C is constant number in a continuous probability distribution Px = C always equal to 0। भैया ठीक है, एक सतत प्रायिकता बंटन C एक स्थिर संख्या है, तो उसका हमेशा जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बंटन और बर्नौली बंटन के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप NCERT की जब बुक खोलेंगे ना 12th की, तो जो पीछे चैप्टर मिलेगा उसमें बर्नौली ट्रायल भी लिखा हुआ है और प्रायिकता बंटन भी लिखा है, दोनों एक ही चीज़ है भैया। 57 की बात करें तो आप इसमें C लगा लो, इसमें भी मुझे पहले कन्फ्यूज़न था, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर कर लिया है, थोड़ा जल्दबाजी कर दी थी की लाने में, उसी रात को मैंने की बना दी थी। तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ जल्दबाजी में हो गई थी वो मैंने यहाँ सब क्लियर कर दी है। तो Q1 + Q3 इज़ ग्रेटर देन Q2। भैया Q2 जानते हो ना आप क्या होता है, मीडियन होती है। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, तो माध्य और प्रसरण बराबर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया यहाँ पे आप लगा लो, घटने की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में बदलती है, मतलब ये गलत है। नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते हैं कि भैया कितने टाइम एक्सपेरिमेंट करना है। स्वतंत्र परीक्षण होते हैं, ट्रायल जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। इसमें 2 परस्पर अवर्जी परिणाम होते हैं, बिल्कुल है, कॉमन नहीं आएंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला बचा, मतलब घटने की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में बदलती रहती है, लगा लो आप।
विच सैम्पलिंग डिजाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ जो मैंने अपना निकाला है वो है कोटा सैम्पलिंग। फिर से पढ़ लो, कह रहा है कि विच सैम्पलिंग डिजाइन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लस्टर सैम्पलिंग। मैंने जो पढ़ के निकाला है ना एक ऑप्शन, वो मैंने निकाला है कि ये होगी कोटा सैम्पलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे लिंक से चैनल पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, मेरी ऑफिशियल जीमेल पे जा सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यार ये जो बार बार बोल रहा हूँ ना, मैं बस आप सबसे जुड़ना चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है मिस्टेक कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें या अपना प्यार मुझे ज़रूर दें। और वो प्यार जो है दूर से तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स के माध्यम से ही हो सकता है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि किसी ना किसी तरीके से आप लाइक के तौर पे ही अपना प्यार मुझे देते रहें। भैया लाइक बहुत कम करते हो यार, देखते हो तो 18 से 2-2 हज़ार लोग हैं, लेकिन लाइक केवल 60। यार जो देख रहे हो कम से कम पेज खोल तो रहे हो ना, तो प्लीज़ यार लाइक भी कर दिया करो। When the frequency curve of distribution has the longer tail to the right then it is called, यार बहुत इजी था, पॉजिटिव स्क्यूनेस, धनात्मक विषमता हो जाएगा। When to regression 61 था, किसी बटन के आवर्ती वक्र की दाहिनी और लंबी पूंछ, वक्र के दाहिनी और लंबी पूंछ हो इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो आप समझ गए होंगे धनात्मक हो रहा है तो इधर जाएगा, तो धनात्मक विषमता हो जाएगा। When two regression लाइन, या जब दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं तो सहसंबंध गुणांक 0 हो जाता है। 63 का आ जाता है, जहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ कॉरिलेशन निकालनी है। आपको 2 लाइन दी हुई है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नहीं बोलूँगा, -0.5 हो जाएगा। आप लगा लोगे फॉर्मूला R = √bxy × byx। उसके बाद आता है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यार ये इजी है, मैंने बता दिया था, 8/9 आएगा, जहाँ पे n की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 1/3 है, q हमारा हो जाएगा 2/3 और आपको लिखना है npq। यहाँ पे आपसे जो पूछा है वो वेरिएंस ही पूछा है। आगे चलते हैं तो वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, भैया एक ही क्वेश्चन तो है, वहाँ पे वैल्यू दे दी है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है, तो npq और q क्या हो जाएगा हमारा 1 - p। तो आप समझ गए होंगे कौन सा, आप सब अपने पेपर में देख ही रहे होंगे। इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर द मल्टीप्लाई बाय 2, यदि सभी अवलोकनों को 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, परिमाण विचलन डबल हो जाएगा। Which step is not involved in the planning stage in the large scale sample survey, बड़े पैमाने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आयोजन चरण में कौन सा कदम सम्मिलित नहीं होता। मेरे हिसाब से जो है वो क्वेश्चनरी सम्मिलित नहीं होता क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है। Who introduced the subjective approach assigning the probabilities, ये फैक्ट है, आंसर फैंक राम से है इसका आंसर। उसके बाद हम चलते हैं 69 था, संभवित के गणितीय सिद्धांत पर आधारित लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी, सांख्यिकी नियमितता नियम आएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैंडम टेबल, तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, वेदरबर्न श्रेणी। देखो पहले मैंने एक टेबल बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी पूरी आपके प्रायिकता के लिए, मैथ्स के लिए, फिर दूसरी मैंने बताई थी आपको कुछ रैंडम क्वेश्चन थे जो मुझे जल्दी से इजीली मिल गए थे, तो मैंने फटाफट से आपको वीडियो बना दी थी। फ्रेंड मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बनाई है ताकि आप पूरा एक साथ अपने क्वेश्चंस देख लें। और सबसे अच्छी बात है, मैंने एक बच्चों से पूछा भाई कितने कितने मार्क्स आए हैं, तो सबने रिस्पॉन्स दिया है। अभी मैं उसी सैम्पलिंग के आधार पर आपको कट ऑफ का एनालिसिस करके दिखाऊंगा। और ये आपको बताता हूँ, जितना कट ऑफ मैंने पेपर से 15 दिन पहले आपको बोला था ना, मेरी वीडियो बहुत अच्छी चली है, वो भी उस पर जितना लाइक किया ना, लास्ट मोमेंट पर खासकर बच्चों ने मतलब देखा है, तो मैं आपको बता दूं नियर अबाउट वहीं बैठेगा। अब कहने वाले बच्चे तो ये कहते हैं कि यार 140 आएगा, 132 आएगा। नहीं भैया, पेपर आपने देख लिया, पेपर आप देख के आए हो, देकर आए हो, और जो रिस्पांस आ रहा है ना मेरे पास, कोई बोल रहा है, एक सर है हमारे पास, मुझे नाम नहीं याद है, 97 बता रहे हैं जनरल कैटेगरी में। अब मैं 97 को क्या कहूँ, ये 97 तो 65% ही है ना। तो मैंने जो अपनी कट ऑफ का विंडो दिया था वो क्या दिया है, 65 to 75। यार 10 का विंडो तो मैं भी ले सकता हूँ ना। तो ये जो 97 है ये 65% है और 75% 112। तो ये वेटेज का मैंने टाइम ये दिया है लिमिट आपको, तो मैं इसी पर आऊँगा। बस हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 20-25 क्वेश्चन और रह गए हैं।
मंथली इनकम ऑफ द एम्प्लॉयज़ यार 2000 लगा लो, इसमें 2000 ही आएगा, सबको पता है, कर लिया होगा, आप स्मार्ट हो यार, मैं देख चुका हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप सारे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 150, इंडेक्स नंबर तो बहुत छोटी चीज़ है, 50% लगा लो इस पर आंसर। फिट 73 पर आते हैं, दो कलश हैं, वो टू देर आर द टू अर्न, ये वाला मैंने बता दिया आपको, इसका आंसर है 1/5। 74 जो था इसका आंसर होगा हमारा 3/28, सबने सॉल्व कर लिया था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, यदि कोई डाउट आता है तो आप वहाँ जाके देख लो, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको उस पर। 75 में आते हैं तो इसका आ जाएगा स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, बिल्कुल डेफिनेशन पे जा रहा है, जोग्राफिकल अल्फ़ाबेटिक सीरियल, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लोगे इसे। 10 कॉइन आर द थ्रोन साइमल्टेनियसली, ये भी मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर है 176/1024, 1024। 77 बर्नौली के प्रयोग में अगर सफल होने की प्रायिकता 0.40, तो याद होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, परमाप विचलन, तो मैंने आपको यही फॉर्मूला बोला है कि भैया ये लगा लो, ये होता है मीन और ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉल्व कर लो तो जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3.10। इसमें 9.60 आएगा, और 9.60 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो अप्रॉक्स 3.10 आ जाएगा, क्योंकि 31 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, और ये वैल्यू है 9.60। भैया मैथ्स में कैलकुलेशन मेरी हाई फाई है, आप समझ रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट आपको इसी तरीके से बता दिया है कि अंडर रूट सीधा सा है यार, मैथ्स में तेज बनना है, स्क्वायर रूट रट लो। अभी पटवारी के एग्जाम के लिए जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ना, उसमें स्क्वायर रूट भी समझाऊंगा कि स्क्वायर रूट रट लो 30 तक, 30 से मैं आपको बताऊँ तो 50 तक कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, 50 तक बिगड़ोगे कर लोगे ना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और आपको रियल बताऊं, 45 के बाद के कर लो, 45, 48, 49, 46, 47 छोड़ दो, जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम आता है। ये सब चीज़ें बताता रहूँगा मैं अपनी वीडियोस में, तुम टेंशन मत लो, बस जुड़े रहो आप। तो द स्टडी ऑफ द इंटरफेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन बाय यूज ऑफ द सैंपल स्क्वाड, बेटा इस क्वेश्चन के लिए ना बहुत मेहनत करी थी, मतलब सही बताऊं आधी मुझे स्टैट्स पढ़नी पड़ी, खासकर सैम्पलिंग की। तो इसका जो आंसर है ना वो है स्टैटिकल इन्फ्रेंस, सॉरी, इसमें आप सांख्यिकी के निर्णय पर आ जाओगे। उसके बाद 79, बेटा ये थोड़ा सा डाउट रह गया, इसमें जो आंसर आ रहा है ना, आप चाहे कर सकते हो, मैं इसका फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, जो फॉर्मूला मैंने लगा के देखा है, ठीक, एक बार आप कर लेना। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो 1/10 बन रहा है, और 1/10 यहाँ है नहीं, तो 0.1 आएगा, तो यहाँ 0 हो सकता है मेरे हिसाब से, बाकी की पर डिपेंड कर जाएंगे इसके लिए, या और कोई भाई ने सॉल्व कर लिया हो तो देखो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। R = था समीशन dx dy अपॉन n इंटू ये था। अब हमें क्या था कि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, n हमें नहीं पता, n हमें निकालना है, समीशन y हमें पता है, सिग्मा y हमें पता है, सिग्मा y था हमारा 25 इंटू, अब सिग्मा x निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, dx² n हो जाएगा, और ये हमारा 0.8 दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि √n हमारा यहाँ आ जाएगा, ये कट गया, इससे √n टाइम √n यहाँ आ गया, और ये आ जाएगा 60/0.8 25, और ये बचेगा √90, समझ गए हो गए। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 25 से 24 बार काट दो, और इसे 3 बार काट दो, तो √n = हो गया 3/90। तो भैया स्क्वायरिंग द बोथ साइड जब कर लोगे ना, तो ये बनेगा n = 9/90, तो मेरा तो आ रहा है 0.1, तो यहाँ में जो आंसर है 0 लगाऊंगा। अब कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे ये n 10 हो जाए, तो भैया हम तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके बैठे हैं कि इसका आंसर इतना आना है। शायद मेरे हिसाब से थोड़ी एक मिस्टेक हो जाए, तो शायद dx/dy यदि 10 आ जाए तो इसका आंसर जब भी हमारा पता कितना आता है 1, है ना। यदि मैं इसे 60 को 600 कर दूं तो भी हमारा आंसर कितना आता, या ये 0.8 जो है ये शायद 0.08 हो जाए तब हमारा आंसर 1 आता। तो चलते हैं, 79 हो चुके हैं हमारे पास। उसके बाद हम आगे आ रहे हैं, स्तरित परिचयन की श्रेणी में आता है, सीधी सी बात है, प्रतिबंधित श्रेणी में आता है भैया, रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग होती है। दूसरा था, निम्न में से कौन सी प्राथमिक समय संग्रहण रीति सर्वोपरि मितव्ययी मानी जाती है जब अनुसंधान क्षेत्र बहुत विशाल हो, तो भैया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकन बहुत जरूरी है यहाँ पर। यहाँ पर बात करें तो एक और है इनफॉर्मल थ्रू द शेड्यूल, लेकिन यदि प्राथमिक समंग संग्रहण की बात हो रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अनुसूचियों के माध्यम से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हो कि एक दो कन्फ्यूज़न है, देखो थियोरेटिकल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा ही।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द नॉर्मल, यहाँ सी लगा लो, बीटा वन इज नॉट 3, यहाँ बीटा वन जो होता है वो 0 होता है। द मीन एंड एस डी ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, मानक पर सामान्य चर के माध्यम और परिमाप विचलन होते हैं 0,1, 0,1। लैस्प्रे इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, आधार वर्ष की मात्राओं पर होते हैं, सीधा सा आपने पढ़ा होगा, ये बताने की मुझे भी जरूरत नहीं है। 85 का था 2 कार्ड वाला, तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा 1/2, बिल्कुल ठीक है भाई। पान का पत्ता 30/52 प्लस आपका हुकुम का पत्ता 13/52, 13/52, मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हो यदि कोई डाउट आता है। 86 का आ जाएगा आपका 0.2, जो आपका μ2 दिया हुआ है, μ3 दिया हुआ है, √B1 की बीटा वन की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा। आप जानते हैं बीटा वन कैसे निकालते हैं। 87 पर आ जाओ, 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 बार टेल आने की संभावना क्या होगी भाई, मैंने ये करा दिया अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो इसका आंसर आप सबको पता है 1/2 हो जाएगा। देयर आर द 8 बॉल, 88 क्वेश्चन नंबर है 88। एक बॉक्स में 8 लाल गेंद, 7 नीली गेंद और 6 हरी गेंद हैं। यदि यादृच्छिक रूप से निकाली जाएँ तो ना तो वो लाल है ना हरी हैं, तो भैया सीधी सी बात है वो कौन सी हैं, ना तो वो लाल हैं ना हरी हैं, तो वो नीली होंगी ना, तो सीधी सी बात है वो मैंने पिछली वीडियो में करा लिया, आप देख लेना एक बार तो समझ गए होगे। प्रोबेबिलिटी बोल दूं क्या है इसकी भी, 1/3 होगी। 89 पर आ जाते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। फॉर द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेस इज 3.6 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.40। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो किसका है मैं आपको बता देता हूँ, √n/PQ से हो जाएगा। सफलताओं की संख्या के वितरण का समांतर माध्य है बताना है यहाँ पर, तो दोनों को रिलेशन है ये वेरिएंस का और समांतर माध्य का, वहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, आप करके देख सकते हैं। तो 21.60 इसका आंसर है। 90 वाला है, विच मेथड इज नॉट यूज टू द कैलकुलेट द वेटेज एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर, भैया कीमत सापेक्ष सरल माध्य विधि है इसका आंसर। सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड, साफ पता चला कि भारित माध्य है, भार तो है ही नहीं, केवल प्राइस आएंगे, तो प्राइस कहाँ आएंगे, मूल्य कहाँ आएंगे, सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव में जो ऊपर की तीनों मेथड, तीनों विधियां हैं उनमें भार भी आएगा, क्यों, क्वांटिटी आप ले रहे हो। 91 क्वेश्चन नंबर है, 91 है आपके पास कि कौन माध्यों का प्रतिचयन बंटन का माध्य दिया है, समग्र माध्य दिया है, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिया हुआ है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन और पॉपुलेशन मीन दिया है, तो रिलेशन ऑफ बोथ भैया x बार इज इक्वल टू x डैश बार हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्ल पीयरसन कोफिशिएंट, तो भैया यहाँ पे ये मूल व पैमाने से स्वतंत्र है, ये हो जाएगा इसका। विच वन इज़ नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सैम्पलिंग, डिपेंडेंसी है, निर्भरता बिल्कुल तेरे इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तीनों इसके एलिमेंट हैं। फिर हम आते हैं 94 पर, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग एरर इज द फर्स्ट एस्टीमेट देन साइज ऑफ द सैंपल इज डिसाइड अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर इसका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो जाएगा आंसर व्यवस्थित। उसके बाद है कार्ल पीयरसन का संबंध गुणांक किस मान्यता पर आधारित नहीं है, तो चरों के मध्य रेखीय संबंध होते हैं, चरों की श्रेणी में परसामान्यता होती है, कार्यकरण संबंध होता है, असममित आवर्ती बंटन नहीं होता, तो ये हो जाएगा लास्ट इसका असममित आवर्ती बंटन, एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एज पर प्रोविजनल डाटा फॉर द एग्रीकल्चर सेंसेक्स 2015-16 का जो आंसर है, जो बता रहा है कि जोतों की संख्या बतानी है जोत धारकों की, तो वो करीब है 76.5 लाख। 2015-16 की जो वीडियो थी, जो डाटा है उसके हिसाब से। द कंसेप्ट ऑफ द सैम्पलिंग रेशो इज यूज्ड फॉर, किसके लिए सैम्पलिंग रेशो को यूज़ करते हो यार, जहाँ पे सैम्पलिंग रेशो सैंपल साइज आता है ना, वहाँ पे सैम्पलिंग रेशो आता है, डेफिनेटली सैंपल रेशो जो होता है सैंपल साइज के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका जो यूज़ होता है सैंपल साइज जानने के लिए होता है। 98 यार ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1/5 आएगा, नंबर चूजन वाला है, कुछ 5 और 15 के जो गुणक होते हैं वो आप निकाल लोगे, ईजी हैं। 99 सीधी सी बात है कि 11 का योग आने की प्रायिकता मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/12। 3 पेयर ऐसे बनेंगे जो 11 और 12 हो सकते हैं, तो 11 6 5 5 6 और 6 6, तो 3 बनेंगे 36 में से, तो 3/36 हो जाएगा 1/12। द लास्ट वन इज द एरर emerging आउट ऑफ द फॉल्टी प्लानिंग ऑफ द सर्वे आर कैटेगराइज्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आंसर बताए हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपको तो इतना टाइम लग गया, तो हम तो एज ए स्टूडेंट बहुत टाइम लेंगे, तो भैया पहले एक बात बोल देता हूँ, मेरी ये जो वीडियो आई है ना, ये फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आई है, मैंने पूरा काम किया है आपके लिए। जो इसके, मेरा देखो चैनल है मैथमेटिक क्लासेस का,
तो स्टैट्स मैथ्स का पार्ट है, बट थ्योरी हम नहीं कराते हैं, तो थ्योरी थोड़ा ढूंढने में टाइम लग गया है। एक भाई का कमेंट्स है इस बात को लेकर कि जब टीचर्स मतलब जो टीचर्स हैं वो काफ़ी लेट 2-3 दिन का टाइम ले रहे हैं सॉल्यूशन में। तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमने तो सॉल्यूशन पहले ही कर दिया था, सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने कर चुके थे। जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वर्णनात्मक क्वेश्चन है, उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो 1-2 क्वेश्चन मिला है ना, वो थोड़ा सा क्या है कि आपको पता है थ्योरी की बुक पढ़नी पड़ती है, अलग अलग बुक से पेपर बन जाते हैं। फिर हर एक रिसर्चर का अपना एक मत होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वो लाप्लास जो प्रोबेबिलिटी सिद्धांत है, जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए है, जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें भी हल्का सा डाउट है कि भाई लाप्लास है। तो मैंने तो तीनों को सर्च करके देखा कि तीनों ने क्या चीज़ अपने फ्यूचर में रिसर्च किया है। यदि वो नहीं हो रही है तो पूरी जो थ्योरी है वो किसकी है, लाप्लास की है। तो इस तरीके से थोड़ा सा देखो टाइम तो लगेगा। स्टैट्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर होता है जनरल में आपको बता दूँ विदिन 1 आवर सॉल्व कर दूँ, लेकिन स्टैट्स का पेपर है, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। देखो मैथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई डाउट नहीं होता है अपने को, लेकिन जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों को बताने पड़ते हैं, और इसीलिए की भी थोड़ा लेट आती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टाइम लगा है ना, वो इसी वजह से लगा है कि एक जायज़ आंसर आप सबके सामने होना चाहिए। भैया ऐसे थोड़ी है कि की बना दे, ले ऊपर का ए लगा दे, नीचे का बी लगा दे, सी लगा दे, ऐसे नहीं होता है। तो एक ऑथेंटिक आंसर के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और फिर मैंने आपको बताया कि रिसर्च अलग अलग राइटर्स ने की है, अलग अलग स्टेटिक्स जो सांख्यिकी हैं अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भैया अपना रिसर्च किया है, तो उसके हिसाब से जो डाटा निकलने वाला है वो आपको पूरा तय करके बताया जाता है। ऐसे नहीं होता कि आपने हवा में लगा दिया आंसर। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे मैथ्स का पेपर होता है ना, जब हम 12th की कॉपी चेक करते हैं तो आंसर की आती है, हम पेपर बनाते हैं आंसर की खुद बनाते हैं ऑलरेडी, तो वहाँ चेकिंग में टाइम लगता है। कभी कभी हमारा पेपर बाहर भी जाता है, हमारे इंटरनल स्कूल्स में जाता है, तो वहाँ भी हमें क्या होता है की भेजनी होती है। तो जो बेचारा वो जो टीचर है ना, जो दूसरा वाला टीचर है, वो हमारे पेपर को सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, ये भी एक बड़ा रैंडमली आप समझ सकते हो। मैंने जो बीच में एक वर्ड बोला था टीचर्स के लिए, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि भाई दूसरे स्कूल में पेपर जा रहा है, वहाँ का टीचर वेट कर, जी आपने ये क्वेश्चन दे दिया, कहाँ से दे दिया। तो जो मैंने बीच में बोला था ना आपको कि फर्जी वाला वर्ड, वो देखो वो पोटेंशियल को लेकर है, वो कैलिबर को लेकर। हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो वो जो कैलिबर होता है हर एक टीचर में अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से है कि देखिए मैंने जो टाइम लिया है वो मुझे थोड़ा सा बोलना था। मुझे अच्छा लगा कि एक बच्चे ने कमेंट्स किया, और सोच भी रहे होंगे बच्चे कि लेट आ रही है काफ़ी। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं सबको सेफ साइड लेके चल रहा हूँ, सभी कोचिंग्स वालों को भी मैं जानता हूँ भाई, सभी आंसर की लाना चाहते हैं। देखिए जैसे टाइम मुझे लगा है सबको लग रहा होगा भाई, वी आर टीचर नॉट ए गॉड, तो आप समझ गए होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अब हम चलते हैं कट ऑफ विश्लेषण पर। जो डाटा मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स ने दिया है, जो मेरे प्यारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताया है, तो मैं उनके कुछ डाउट दूर कर देता हूँ। कि हमने जो सबसे पहले जो कट ऑफ बनाई थी, आप देख सकते हैं मेरी इन्वेस्टिगेटर की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में, तो उसमें मैंने 65 to 75% का बोला था। तो मैंने क्लियर कर दिया था कि 97 से 112 नंबर तक का है, 97 to 112। तो ये मैं जनरल की बात कर रहा था। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो मैंने 61 से कुछ इधर उधर ही लिया है, ज़्यादा अंतर नहीं लिया। 61 to 64 कुछ ऐसे लिया है ओबीसी के लिए, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लिया है मैंने। ये 61 to 64 आप समझ गए होंगे। 90 से इधर है, और 64 आई थिंक 95 के आसपास हो जाएगा। कि यदि 97 65 की बात करें तो 97 होता है, तो 96 के अराउंड ही आएगा ये भी। तो 95 96 के आसपास होगा, 1.5 नंबर का एक हो जाएगा यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो मैंने लिया है ना, ये जो डाटा जो लिया है स्पेशल, ये मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद किया है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ज़्यादा डिफरेंस जनरल में और ओबीसी में नहीं होने वाला है। जनरल और ओबीसी में नहीं होने वाला था, क्योंकि ओबीसी के फॉर्म ज़्यादा थे। अब ये नहीं कह सकता कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ओबीसी के एग्ज़ाम देने गए हैं। जो हमारे पास डाटा आया है 12,070 का, कि भाई इतने लोग बच्चे ही प्रेजेंट रहे हैं, तो एब्सेंटेज बहुत हो गए भाई। तो मैंने जो एक ऑथेंटिशियन बता दिया है। अब मैं आपको बात करूं तो जो मेरे पास डाटा आया है ना, कि कोई बच्चा बोल रहा है कि 111, तो देखो 111 जो है मेरे इस वाले रो में पढ़ रहा है। यदि वो जनरल कैटेगरी का तो डेफिनेट है कि भाई इसकी जो कट ऑफ है वो ये जा सकती है। अभी हम सीट पे नहीं जा रहे हैं कि भाई सीटें जो है 62 हैं। अब अटेंडेंस भी देखी जा रही है कि उपस्थिति कितनी रही है, पेपर का लेवल क्या है। तो मॉडरेट पेपर है भैया, टाइम तो सबको ही लगा है ना। और ये नहीं ने बड़ा फंसा दिया है कि हर जगह क्या पूछ लिया कि इसकी विशेषता नहीं है, तो 3 प्रॉपर्टीज़
हमें पॉजिटिव दे दी और एक हमें अलग दे दी, कुछ ना तो ये गलती करी होगी, है ना। तो डेफिनेट है कि इस तरह का जो एक पैटर्न होगा वो आप जानते हैं। अब एक बच्चे ने मेरे पास क्वेरी करा कि सर मैं ना 130 अटैम्प्ट करके आया हूँ और मेरे 110 सही हैं बिल्कुल, और मेरे 20 क्वेश्चन पे मुझे डाउट है या गलत है, ऐसा कुछ लिखा था। तो जिसके 20 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो उसके 6 नंबर और कटेंगे या अप्रॉक्स 7 नंबर के आसपास कट जाएंगे, क्योंकि 1/3 मार्क्स आपकी क्या है, मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। नकारात्मक जो चेकिंग होनी है वो आप समझ गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही क्वेश्चन भी कटेगा। तो यदि हम मान लें कि 6 या 18, तो आपके 7-8 नंबर ये भी कम हो जाएंगे। तो आप समझ जाओ कि ये 110 जो है आपके हो गए 103। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि जनरल कैटेगरी में यदि आप 65% नंबर ला रहे हो, 65 to 75 की जो कट ऑफ है शायद यही हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि पूरी जायज़ प्रेडिक्शन तो देखो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू की हम चलेंगे। तो जो की अभी 6 तारीख को शायद ऑफिशियल की जनरेट होगी, तो उसके हिसाब से हम मिला के देख लेंगे कि कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इसके पास आ रहे हैं 65% के आसपास आ रहे हैं, उनका लिस्ट चांसेस है भाई कम से कम चांसेस हैं, और जो 75% के पास आ रहे हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। तो सब कुछ डिपेंड करता है जो ऑफिशियल की जनरेट होती है कि उसमें क्या इधर उधर त्रुटियाँ होती हैं या सही। देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं बार बार कहूँगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स है ना हमारे पास, जो हमारा वर्णात्मक क्वेश्चन का है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उनमें थोड़ा सा बहुत 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप मेरे से जुड़े रहो, और मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि आपको क्या करना है। बार बार मुझे बोलता हूँ तो अच्छा सा नहीं लगता, और वाकई आप रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, तो ऐसे अपना प्यार बना के चलें। थैंक यू वेरी मच।